से 70 वर्ष पूर्व हमारे देश का संविधान बन रहा था, भारत का संविधान बन रहा था। कई मुद्दों पर चर्चाएं चालू थी। कुछ मुद्दे ऐसे थे जिसमें सहसम्मति से रिजोल्यूशन पास हो जा रहा था, कानून बन जा रहा था, और कुछ मुद्दे ऐसे थे जिसमें काफ़ी गहन चर्चाएं चालू थी, जिसमें वाद विवाद बहुत उच्च स्तर पर चालू था। उन्हीं सब में एक विषय था कि बैन ऑन कैटल स्लॉटर। ये तो तय था कि कैटल स्लॉटर पे बैन होना चाहिए, लेकिन विषय ये आया कि इसे हम मौलिक अधिकार बनाएं या इसे हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बनाएं। अब बहुमत है तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वोटिंग करी गई, और वोटिंग के बाद में बहुमत ने ये कहा कि इसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में रखना चाहिए। और उसी के बाद में अगर हम देखें, अगर आज का हम संविधान देखें, तो 48 आर्टिकल जो है, अनुच्छेद 48 जो है, आर्टिकल 48 जो है, वो इसी बारे में बात करता है, जो एनिमल प्रिजर्वेशन के बारे में बात करता है, एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बात करता है, बैन ऑन कैटल स्लॉटर के बारे में जो बात करता है। तो उस वक्त अगर हम देखें तो यहाँ पर एक और कानून है जो कि हमारे संविधान में है, जो कि बैन ऑन कैटल स्लॉटर के संबंध में है। अगर हम हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची 7th शेड्यूल को देखें तो 7th शेड्यूल की लिस्ट 2 जो है, जिसे हम स्टेट लिस्ट या राज्य सूची कहते हैं, जो कि राज्यों के विषयों के बारे में है, उसकी एंट्री 15 में कैटल स्लॉटर के बारे में बताया गया है कि कैटल स्लॉटर से संबंधित जो कानून है उसमें राज्यों के अधिकार क्षेत्र में ये आता है कि वो वहां पे कानून बना सकते हैं इसके संबंध में। अगर 1950 में देखें तो यूपी, बिहार, मध्य भारत प्रांत, ये कुछ ऐसे राज्य थे जहां पे बैन ऑन काउ स्लॉटर का कानून लाया गया। वही केरल, वेस्ट बंगाल, ऐसे कुछ राज्य थे जहां पर बैन ऑन काउ स्लॉटर नहीं था। अब उस वक्त महत्वपूर्ण ये इसलिए हो जाता है कि 1950 में हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो है ये कृषि संबंधित थी, कृषि पर डिपेंड करती थी। तो यहाँ पर मवेशियों को बचाना, गायों को बचाना और एनिमल हस्बेंड्री से जुड़े हुए और जो दूसरे मवेशी हैं उनको बचाना एक मुख्य उद्देश्य था। अगर आज की स्थिति में देखें तो हमारे देश में 55% जो हमारी आबादी है किसी ना किसी तरीके से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ये कहीं ना कहीं कृषि से जुड़ी हुई है। तो आज के संबंध में अगर देखें तो 28 में से 24 राज्य ऐसे हैं जहां पर बैन ऑन काउ स्लॉटर या बैन ऑन कैटल स्लॉटर है। अब यहां पर हम इस डिस्कशन को क्यों कर रहे हैं, तो आज से कुछ दिन पहले 12 जुलाई 2021 को असम की विधानसभा चल रही थी, बजट सेशन चालू था। इस बजट सेशन में एक बिल टेबल किया गया जिस बिल का नाम था असम कैटल प्रिजर्वेशन बिल 2021, असम राज्य मवेशी संरक्षण विधेयक 2021। इस विधेयक का उद्देश्य ये था कि 1950 में जो असम कैटल प्रिवेंशन एक्ट 1950 है, इसमें बदलाव करके एक नया कानून लाया जाए। यहाँ पर हम आज यही डिस्कशन करेंगे, इसी विधेयक के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज की चर्चा में जो मुख्य हमारे 3 बिंदु रहेंगे, उनमें जो सबसे पहला बिंदु रहेगा वो इसके प्रावधानों के बारे में बात करेगा कि नए विधेयक जो है इसके प्रावधान क्या है। जो दूसरा हमारा आज का डिस्कशन का पॉइंट रहेगा कि इस नए विधेयक को लेकर क्या प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं, क्या कंसर्न्स है। और जो तीसरा बिंदु आज का हमारा वो ये रहेगा कि 1950 और अभी का जो विधेयक है 2021 का, इनमें क्या अंतर है। तो चलिए अब बात करते हैं कि ये विधेयक में क्या कहा गया है, इसके प्रावधानों पर आते हैं। प्रावधान पे आने के पहले हमें समझना जरूरी है कि इसका उद्देश्य क्या है, इसकी प्रस्तावना या इसकी उद्देशिका क्या कहती है। तो अगर हम इस विधेयक की उद्देशिका देखें तो नाम से ही पता चलता है प्रिवेंशन ऑफ कैटल, मतलब मवेशियों का संरक्षण, उनका बचाव करना। तो जो गाय है, भैंस है, इनके बछड़े हैं और सांड हो गए, बैल हो गए, इनका प्रिवेंशन करना है, इनका संरक्षण करना है। यह इसका मुख्य उद्देश्य है इस विधेयक का। अब इसके प्रावधानों पर तब हम आते हैं तो प्रावधानों में जो सबसे पहली चीज़ हमें दिखती है वो है प्रोहिबिशन ऑन स्लॉटर, वध पर प्रतिबंध। वध पे प्रतिबंध की अगर हम जब बात करते हैं तो बहुत ही कम स्थिति ऐसी है जब आप किसी मवेशी का स्लॉटर कर सकते हैं, उसका वध कर सकते हैं। सबसे पहली स्थिति ये है कि आप कब वध कर सकते हैं, तो अगर किसी मवेशी की आयु 14 वर्ष पूर्ण हो गई है, उस स्थिति में आप उसका वध कर सकते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर गाय एग्जम्प्टेड है, मतलब आप गाय को छोड़ के दूसरे मवेशियों का वध कर सकते हैं अगर उनकी आयु 14 वर्ष या उससे अधिक हो गई। लेकिन इसके लिए आपको वेटरनरी ऑफिसर
वेटरनर जो पशु चिकित्सक अधिकारी है उसका सर्टिफिकेट आपको दिखाना होगा। उसके अलावा भी आप मवेशियों का वध कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी गाय को छोड़ के दूसरे मवेशियों का वध कर सकते हैं अगर वो मवेशी या वो पशु प्रजनन के योग्य ना हो या किसी कृषि संबंधित कार्य के लिए वो योग्य या सक्षम ना हो। उस स्थिति में भी आप उसका वध कर सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि वध कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप आपके घर में ही वध कर सकते हैं। आपको उसके लिए स्लॉटर हाउस में जाकर जो बुचड़ खाने होते हैं जो सरकार द्वारा मान्य है, केवल उन्हीं आप स्लॉटर हाउस में यहाँ पर उनका वध कर सकते हैं। तो ये पहली बात रही प्रोहिबिशन ऑन स्लॉटर। दूसरी बात हो गई प्रोहिबिशन ऑन ट्रांसपोर्टेशन कि परिवहन पे प्रतिबंध। परिवहन पे प्रतिबंध ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा कि इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट जो है मतलब अंतर राज्य, एक राज्य से दूसरे राज्य में जो पशुओं का जो मवेशियों का ट्रांसपोर्टेशन है ये पूर्णतः बैन होगा। बैन होगा ये केवल उसी स्थिति में परमिट किया जा सकता है, उसी स्थिति में अनुमति इसे दी जा सकती है जब किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा आपको परमिशन मिला हो। उसके अलावा अब ऐसी बात नहीं है कि आप आपके राज्य में भी इसे मूव नहीं कर सकते या दूसरे राज्य में आप नहीं ले जा सकते। अगर दूसरे राज्य में आप उस स्थिति में ले जा सकते हैं, जैसे असम की अगर हम बात करें तो काफ़ी राज्य है जिनकी सीमा असम से लगती है। अब बॉर्डर पे बहुत सारे लोग रहते हैं, राज्य की बॉर्डर पे, तो कई बार ये देखने को मिलता है कि मवेशी को चराने के लिए एक राज्य की सीमा से दूसरी राज्य की सीमा में चले गए। तो ये एक एग्जम्पशन यहाँ पर एक अपवाद छूट दी गई है कि अगर आप एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए ले जा रहे हैं या आप उन्हें चराने के लिए चरवाहे ले जा रहे हैं तो इस स्थिति में आपको छूट मिली रहेगी। और उसके अलावा अगर आप आपके डिस्ट्रिक्ट में या आपके ज़िले में ही उन्हें मूव कर रहे हैं यहाँ पर उनको खरीदने बेचने के लिए, तो उसमें भी आपको परमिशन की, किसी भी तरीके की परमिशन की आवश्यकता नहीं है। अब तीसरा बिंदु जो उठ के आता है इसके प्रावधानों में वो है सेल ऑफ बीफ और बीफ प्रोडक्ट्स। जो बीफ और उसके उत्पाद है उसकी बिक्री पर और उसकी खरीदी पर प्रतिबंध। यहाँ पर अगर हम बिक्री की बात करें तो इसमें स्पेशल ऐसा प्रावधान है जो और किसी कानून में हमको उस रूप से देखने को नहीं मिलता है। जैसे ऐसे एरियाज, वो इलाके जिसमें जो हिंदू बहुल हो, सिख बहुल हो या वो समुदाय बहुल हो जहाँ पर बीफ को नहीं खाया जाता है, उस एरियाज में आप बीफ को बेच नहीं सकते हैं। उसके अलावा मंदिर और जो धार्मिक स्थल है जो इन समुदायों से बिलोंग करते हैं उसकी वैसिनिटी में, उसके एरियाज में 5 किलोमीटर रेडियस तक आप बीफ या बीफ प्रोडक्ट नहीं बेच सकते हैं। उसके अलावा सरकार जो है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है, वो किसी और इंस्टीट्यूशन में इस लिस्ट में शामिल कर सकती है जहाँ पे जिसके 5 किलोमीटर के एरिया में, दायरे में, रेडियस में आप बीफ प्रोडक्ट नहीं बेच सकते हो। तो यहाँ पर इन 3 मुद्दों की बात हो गई। उसके अलावा अगर आपको पशुओं को खरीदना है या बेचना है तो आपको ये एनिमल मार्केट्स में ही करना रहेगा। ये एनिमल मार्केट्स जो होंगे, जो पशु मार्केट होंगे, ये सरकार द्वारा मान्य होंगे और यहाँ पर इनको कुछ निर्देशों को पालना ज़रूरी होगा। जिस प्रकार से अगर हम बात करें कि यहाँ पे प्रॉपर रिकॉर्ड बनाने की आवश्यकता है कि जो भी पशु मवेशी खरीदा बेचा जा रहा है उसका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना इन एनिमल मार्केट्स को ज़रूरी होगा। और अगर वो इस प्रावधान का या इसके अलावा किसी और प्रावधान का उल्लंघन करते हैं तो उन एनिमल मार्केट्स का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा और जितने भी पशु हैं उनको जब्त कर लिया जाएगा, सीज कर लिया जाएगा। किनके द्वारा? पहले वेटरनरी ऑफिसर के पास में ये पावर होगी कि वो उन्हें सीज कर पाएगा और उनके अलावा पुलिस ऑफिसर को भी यहाँ पे एम्पावर किया गया है कि वो भी मवेशियों को सीज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस कानून में एग्जम्पशन दिया हुआ है, अपवाद छूट दी गई है। अगर किसी धार्मिक कारण के लिए किसी स्थिति में सरकार यहाँ पर या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यहाँ पर छूट दे सकती है काउ स्लॉटर, पशु वध को लेकर, लेकिन इनमें गाय का वध एग्जम्प्टेड नहीं है। तो ये कुछ मुख्य प्रावधान रहे। पेनाल्टीज देख लेते हैं हम यहाँ पे कि क्या सज़ा के प्रावधान हैं। पहले जो कानून था उससे अभी सज़ा में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया है। यहाँ पर अगर आप पशुवध करते हैं, इस कानून का उल्लंघन करते हैं, तो आपको यहाँ पर 5 से 8 साल तक की सज़ा हो सकती है। उसके अलावा 3 लाख से 5 लाख तक का जुर्माना हो सकता है या आपको ये दोनों ही हो सकता है। तो ये अपने आप में काफ़ी कड़े प्रावधान है। उसके अलावा अगर आप रिपीट ऑफेंडर हो, आप वापस वही क्राइम करते हो, तो ये जो पनिशमेंट है ये डबल हो जाएगा। उसके अलावा इस
चीज़ में अगर हम इस पूरे कानून में अगर हम देखें तो जो ऑफेंस है ये कॉग्निजेबल रहेगा, संज्ञेय अपराध रहेगा। उसके अलावा ये गैर जमानती नॉन बेलेबल भी होगा। इस कानून पर कुछ सवाल खड़े किए गए हैं, कुछ कंसर्न्स है इस विधेयक से जुड़े हुए। तो उन कंसर्न्स उस विधेयक के बारे में बात कर लेते हैं। जो सबसे पहली बात है, अगर हम ज्योग्राफी के हिसाब से, भूगोल के हिसाब से असम को देखें तो असम से काफ़ी राज्य है जिनकी सीमाएं लगती है। जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स है, पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, उनमें 8 राज्यों में से जो 7 राज्य हैं उनकी सीमा असम से लगती ही है। और इन राज्यों को अगर हम देखें तो मूलतः ये राज्य वो राज्य है जो मांसाहार का सेवन करते हैं, जो मांसाहारी राज्य हम इन्हें कह सकते हैं। इनमें भी बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है वो बीफ का कंजम्पशन करती है। हमने जैसे प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसपोर्ट देखा कि यहाँ पे इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट पे बैन रहेगा, तो किस तरीके से जैसे डोरवे माना जाता है असम को पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए, तो इन राज्यों की में जो बीफ के उत्पाद है, जो बीफ है वो किस तरीके से पहुंचेगा, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। और इससे जुड़े हुए अगर हम देखें तो मेघालय की जो सरकार है उन्होंने अपनी असहमति और अपनी चिंता जताई है कि हमारे यहाँ तक कैसे उत्पाद आएंगे। उसके अलावा जो अपोजिशन है ये हमें राजनीतिक रूप से देखने को हर बार मिलता ही है। तो यहाँ पे जो अपोजिशन की पार्टीज़ है, AIUDF है, कांग्रेस है, इनके द्वारा अपोजिशन देखने को मिल रहा है। और इनका कहना ये है, सीधे तौर पे तो ये इसका विरोध नहीं कर रहे, लेकिन इनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं कम्युनल टेंशन जो है, जो सामुदायिक सौहार्द है, सांप्रदायिक सौहार्द है, ये उससे कहीं ना कहीं हानि पहुंचाएगा। और उसके साथ ही साथ जैसे अगर हम देखें तो ईटिंग हैबिट ये एक बहुत निजी मामला है, बहुत पर्सनल चॉइस है। तो इसमें पर्टिकुलर समुदायों की ईटिंग हैबिट पे ये एक बहुत बड़ा अटैक है। तो ये इसके कुछ जुड़े हुए कंसर्न्स हुए। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था, जो 1950 का असम कैटल प्रिवेंशन एक्ट 1950 और अभी का जो असम कैटल प्रिवेंशन बिल 2021 है, इनके बीच के कुछ अंतर की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखें तो दोनों के जो उद्देश्य की बात करें, एम की बात करें, तो जो हमारा अभी का विधेयक है ये बात करता है कैटल प्रिजर्वेशन के बारे में। वही जो 1950 का कानून था, इसको बदलने की क्या ज़रूरत पड़ी, क्योंकि उसकी उद्देश्य का, उसकी प्रस्तावना, उसका उद्देश्य ही कहता था कि बांग्लादेश से जो अवैध रूप से मवेशियों का यहाँ पर आना जाना चल रहा है, जो अवैध रूप से यहाँ पर लाया ले जा रहा है मवेशियों को, जो तस्करी हो रही है मवेशियों की, उसे रोकना। उसके बाद में अगर हम यहाँ पर बात करें कि किन मवेशियों को, किन पशुओं को इसमें, एनिमल्स को इसमें शामिल किया गया है, तो पुराने कानून के हिसाब से अगर हम देखें तो उसमें कैटल्स को शामिल किया गया है। और इस कानून में अपना दायरा बढ़ाते हुए कैटल्स के साथ ही साथ जो उनके बछड़े हैं, जो बच्चियां हैं, उन्हें भी इस परव्यू में, इस दायरे में शामिल किया गया है। उसके अलावा यहाँ पर अगर हम जब्त करने की, सीजर की पावर देखें तो पहले ये केवल वेटरनरी ऑफिसर के पास में हुआ करती थी, जो पशु चिकित्सा अधिकारी था। लेकिन अब ये जो पावर है इस नए विधेयक में, ये पावर अब सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस को भी मिलेगी। उसके अलावा अगर हम देखें तो पनिशमेंट में भी बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। पहले पनिशमेंट केवल 6 माह और 1000 रुपये दंड हुआ करता था, लेकिन अब यही पनिशमेंट बढ़ा के, जैसे मैंने बताया कि इम्प्रिजनमेंट जो है वो 3 से 8 साल तक का हो सकता है। उसके साथ में जो आर्थिक दंड है ये भी बढ़ के अब 3 से 5 लाख तक का हो सकता है। और रिपीट ऑफेंडर्स के लिए तो ये और ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर हम हमारी चर्चा, मेरी चर्चा में यही समाप्त करता हूँ। और आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका क्या सोचना है इस कानून के बारे में, क्या इसकी ज़रूरत है। और ये भी देखने वाली बात रहेगी कि आपको क्या लगता है, क्या इसकी संवैधानिक वैधता जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी है इसकी, क्या ये सुप्रीम कोर्ट में और दूसरे कोर्ट्स में, हाई कोर्ट में क्या ये चैलेंज होती है, और ये क्या टिक पाएगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल टेस्ट के। तो ये तो आगे आने वाले समय में देखने वाली बात रहेगी। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और इसी तरीके से आप मेहनत करते रहिए। अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉ सीखो।